आज हमारी जो चर्चाएं आपसे होंगी वो पिछली कक्षाओं से आगे की होंगी। मतलब हड़प्पा सभ्यता में जब हम आपसे बात कर रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि हड़प्पा सभ्यता एक बहुत ही नियोजित सभ्यता बनी थी। इतनी ज्यादा नियोजित थी कि वहां पर हर एक चीज बारीकियों का भी ख्याल रखा गया था। खिड़कियां किधर होनी चाहिए या किधर नहीं होनी चाहिए, शांति प्रिय थे या अशांति प्रिय थे, मतलब एक एक चीज कहीं ना कहीं रिफर करती है। जैसे मैंने कहा था खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर न होना यह दर्शाता है कि थोड़ा सा शांति प्रिय लोग थे। आंगन तक न दिखना, जैसे उनके घर के मेन दरवाजे पे खड़े हो जाइए तो अंदर आंगन तक नहीं दिखता था। इससे थोड़ा सा पर्दा प्रथा का ज्ञान होता है कि लोग जो थे वो कहीं ना कहीं संस्कार में इस बात को रखे हुए थे कि जो है ओपननेस कम होनी चाहिए। हर एक घर में अंदर ही कुएं का मिलना ये बताता है कि लोग कहीं ना कहीं बाहर नहीं जाया करते रहे होंगे, और ये सब चीजें कहीं ना कहीं प्राइवेसी को दिखाती है। बात समझे? तो हमने आपको पढ़ाते समय कुछ एक शहरों के बारे में बताया था। अगर आपको याद हो, मैंने आपसे हड़प्पा के बारे में चर्चा की थी। किया था कि नहीं किया था? हमने आपको वो R37 करके वो बताया था, कब्रिस्तान के बारे में बताया था। वो उर्वरा की देवी के बारे में कुछ चर्चाएं हमारी आपकी हुई थी। कुछ याद आ रहा है आपको? ठीक है। हमने आपको यह भी बताया था कि जो ये है हड़प्पा है, वर्तमान पंजाब प्रांत, लेकिन ये पाकिस्तान में पड़ता है ना, तो वर्तमान पंजाब प्रांत उसी का एक जिला है जिसका नाम है मोंटगोमरी जिला। क्या नाम है? मोंटगोमरी। मोंटगोमरी पंजाब जिले का क्षेत्र है, पंजाब का एक जिला है, और ये वर्तमान पाकिस्तान वाले पंजाब के क्षेत्र में पड़ता है। हड़प्पा को जब जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये पता लगता है कि ये जो है एक तरीके से देखा जाए तो सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र, सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से तो मोहनजोदारो पड़ता है। उसके बाद अगर हम लोग देखें कि उससे छोटा कोई था तो वो हड़प्पा था, तो हड़प्पा को ही हम लोग दूसरा सबसे बड़ा स्थल के रूप में जानते हैं। लेकिन बच्चे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों जो है वो हमारे भारत में नहीं है। ये वर्तमान कहाँ है? पाकिस्तान के विस्तार में है। तो पाकिस्तान के क्षेत्र में होने के कारण जब हम भारत के बारे में चर्चा करते हैं कि भारत में जो हड़प्पा सभ्यता का शहर है उसमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो हमें राखीगढ़ी मिल जाता है। बात समझ रहे हैं? तो यहां से अगर पूछे पूरी सभ्यता का सबसे बड़ा कौन सा है तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा ना, और भारत में जो उपस्थित है उसमें सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? राखीगढ़ी हो जाएगा। अगर हम पूछे कि पूरी सभ्यता का जो है सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन सा हो जाएगा, वो हड़प्पा हो जाएगा। डन है? अच्छा, हम लोगों ने मोहनजोदड़ो की भी चर्चा की थी ना। सबसे बड़ा नगर था, भूतों का टीला, प्रेतों का टीला भी हम लोग कहते थे। ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को हम लोग जुड़वा राजधानी के रूप में भी जानते हैं। ये चर्चाएं हमारी आपकी हो गई थी। मैंने आपको कुछ बातें और बताई थी, वो बताएंगे क्या आप? स्नानागार कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से मिला था। वो दाढ़ी वाले साधु की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली थी, और ये जो नर्तकी की मूर्ति मिली थी वो भी मोहनजोदड़ो से मिली थी। ये किस धातु से बनी थी? कांसे। कांसा कैसे बनता है? कॉपर और टिन। पक्का ना? कॉपर और टिन को मिला दिया जाए, मतलब कि तांबा और टिन को मिला दिया जाए तो एक नई धातु बनती है। उस मिश्रण को क्या बोलते हैं? कांसा बोलते हैं। तो ये जो मूर्ति बन रखी थी वो कहीं ना कहीं कांसे। अच्छा, उस समय धातु की जो मूर्तियां बनती थी उसको बनाने की एक टेक्निक थी जिसे हम लोग आज लॉस्ट वैक्स टेक्निक के नाम से जानते हैं। ठीक है। एक्चुअली ये लोग क्या करते थे, जैसे मान लीजिए इन्हें किसी आकार का, मान लीजिए इस बॉटल के आकार का कुछ बनाना है, तो ये सबसे पहले क्या करते थे, मोम से एकदम पूरा भरा हुआ, मतलब थोड़ा भी खोखला ना रहे, मोम से बॉटल का आकार देते थे। मोम से बॉटल का आकार देते थे, और जब मोम से बॉटल का आकार दे दें तो उसके ऊपर मिट्टी मिट्टी लपेट दिया करते थे। जैसे मान लो ये पूरा का पूरा खोखला नहीं है, भरा हुआ है, और इसके पूरा मोम से बना हुआ है, तो मोम के ऊपर मिट्टी लगा दिया। डन। तो जिस आकार में ये मोम थी उसी आकार में मिट्टी भी लगी। बाद में क्या किया, उस मिट्टी को आग में गर्म किया। आग में गर्म करेंगे तो अंदर वाली मोम क्या हो जाएगी? निकल जाएगी, और फिर हमारा एक सांचा तैयार हो जाएगा मिट्टी का। डन। अब क्या करेंगे, इसमें धातु, मेटल मेटल डाल देंगे। मेटल डालेंगे, उसके बाद इस मिट्टी को तोड़ देंगे, ऊपर वाली मिट्टी को तोड़ देंगे, तो अब हमारे पास एक पूरा का पूरा धातु से बना हुआ बॉटल टाइप आकार मिल जाएगा। तो जो मूर्तियां बनी थी वो लॉस्ट वैक्स टेक्निक जो है वो उसी। अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, हम वैक्स मतलब मोम आज वाले जो पेट्रोलियम से निकलती है उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं।
वैक्स मोम जो है इसके भी अनेकों प्रकार हैं। तो जो प्राकृतिक रूप से हमें उपलब्ध थी हम उसका यूज किया करते थे। आज की जो मोम है वो तो कहीं ना कहीं पेट्रोलियम उत्पाद में आती है, तब तो साइंस इतनी ज्यादा डेवलप थी नहीं। तो सर हम लोग जो है नर्तकी की जो मूर्ति प्राप्त किए हैं कांसे से बनी हुई, वो भी कहां से? मोहनजोदड़ो से। एक बात मैं अगर बोलूं, स्नानागार हो, अन्नागार हो, अगर मैं बोलूं बहुत बड़ा स्नानागार मिला था तो ये भी मोहनजोदड़ो से मिला था, अन्नागार मिला था वो भी मोहनजोदड़ो से मिला था। अगर आपको गेस करना हो कि ये चीजें मिली हैं और ज्यादातर सोचो कहाँ से मिली हैं, तो क्या ध्यान दिलोगे? मोहनजोदड़ो की तरफ जा सकते हो आप ना। अगर आपको ना याद हो तो एक तरीके से ज्यादातर चीजें यहीं से पाई गई हैं। एक मुहर मिली है जिसे आप पशुपति की मुद्रा बोलते हैं ना। पशुपति की मुद्रा, पशुपति की मुद्रा क्या है? एक व्यक्ति जो है वो ऐसा योग आसन में बैठा हुआ है, यहां से यहां तक पूरी उसने चूड़ियां पहन रखी हैं, ठीक है, और सर में सींग है, ठीक है, और उसके आसपास 5 प्रकार के जीव बैठे हुए हैं, जानवर बैठे हुए हैं, ठीक है। भैंस बैठी हुई है, और हिरन बैठा हुआ है, और गैंडा बैठा हुआ है, और शेर शेर बैठा हुआ है, ठीक है, सॉरी, बाघ है, बाघ है, शेर की उपलब्धता नहीं है वहां पे। और नीचे 2 उसके मोर बैठे हुए हैं एकदम नीचे। तो संख्या में तो 6 लेकिन प्रकार में 5 5 प्रकार के जानवर उसके आसपास बिठाए गए हैं। तो हम जब उस मुद्रा को देखते हैं तो हमने देखा कि वो जो व्यक्ति बैठा हुआ है हम उसे पशुपति नाथ की संज्ञा देते हैं। और पशुपति नाथ को आगे चल के अगर जब रिलेट किया गया तो कहीं ना कहीं हम लोग उसे भगवान शिव, लॉर्ड शिव से रिलेट कर लेते हैं। तो हमें ये पता लगा कि पशुपति नाथ की मुद्रा मिलने से उस समय धर्म भी रहा होगा। लेकिन जब हम और खोजे तो हमें कहीं भगवान की और मूर्तियां नहीं मिली। तो जब हमें भगवान की और मूर्तियां या मंदिर मिल गए होते तो हमें ये विश्वास हो जाता कि उस समय धर्म भी था। लेकिन हमें प्रत्यक्ष रूप से मंदिर तो नहीं मिले, लेकिन पशुपति नाथ की मुद्रा मिलना, मात्र देवी की मुद्रा मिलना, वो सारी मूर्ति मिलना, और इसके साथ साथ हम लोग वो प्रीस्ट, याद आया, दाढ़ी वाला साधु, जिसको अभी तक कंफ्यूजन है। लोग कह रहे हैं कोई ये साधु है, कोई कह रहा है ये राजा है, कोई कह रहा है साधु था जो ये राजा बना है, प्रीस्ट किंग है। तो इन सब चीजों से ये पता लगता है कि धर्म रहा होगा। जैसे विशाल स्नानागार, बहुत बड़ा स्नानागार मिला है, तो बहुत बड़ा स्नानागार ऐसा थोड़ी ना किसी एक आदमी ने बनवाया रहा होगा। जब हर घर में नहाने की उत्तम व्यवस्था है, कुआं वहां उपलब्ध है, स्नानागार है, तो कोई ना कोई अवसर रहता होगा जब सारे गांव के लोग या उस कबीले के लोग या वहां के जो गांव था वहां का पूरा लोकेलिटी जाकर के उसमें नहाता रहा होगा। जैसे आज वर्तमान समय में एक मुख्य ओकेजन पे आप किसी घाट में जाके स्नान करते हैं, तो देखो हम इतिहास को उतना ही समझ सकते हैं जितना वर्तमान में नॉलेज है। और या तो हमें हमें पुरानी लिपि का ज्ञान हो जाए, समझ रहे हैं, तो हमें पुरानी लिपि का ज्ञान नहीं है तो हम आज के हिसाब से सब चीज को रिलेट करते हैं। हमें मोहर मिली तो हम व्यक्ति को पशुपति नाथ और भगवान शिव से जोड़ दिए। हमें वो बड़ा सा घाट मिला नहाने वाला, तो हमने सोचा ये कहीं ना कहीं लोग किसी अवसर पर एक साथ स्नान करते रहे होंगे जैसे आज होता है। तो हम वर्तमान के चश्मे से ही इतिहास को समझने का प्रयास कर रहे हैं जब तक कि हमें उसकी लिपि का ज्ञान ना हो जाए। कल अगर उसकी भाषा हम पढ़ने लगें और भाषा पढ़ के पता लग जाए कि ये स्नानागार नहीं था, ये घोड़े दौड़ाने वाली चीज थी, तो फिर हम हो सकता है अपने इतिहास को समझने को बदल दें। बात समझ रहे हैं? अन्नागार नहीं था, ये कोई और चीज है, लेकिन तब पता लगेगा जब हम उनकी लिपि को पढ़ पाए। आज तो हम उतना ही समझेंगे जितनी हमारी समझ डेवलप हुई है। अग्री? तो स्नानागार हो, चाहे अन्नागार हो, चाहे सभा भवन हो, एक सभा भवन भी प्राप्त हुआ है, वो भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। इसके साथ साथ पुरोहितों का स्नान भी स्नानागार से उत्तर पूर्व ऐसी दिशा दिया गया है। उत्तर पूर्व में स्नानागार जहां है वहां से उत्तर पूर्व की दिशा में एक 70 × 23 मीटर का, फीट नहीं, मीटर का एक आवास रहने का व्यवस्था है। वो लोगों की मान्यता है कि जरूर ही यहाँ पर पुरोहित रहा करते होंगे। तो पुरोहितों का आवास भी मिला है, सभा भवन भी मिला है, अन्नागार भी मिला है। अन्नागार तो 45 × 15 मीटर लगभग लंबी है, मतलब लंबाई चौड़ाई 45 मीटर, 45.71 × 15.23। बहुत डिटेल में इसको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा अन्नागार सबसे बड़ी बिल्डिंग रही है जो उस समय हमें अभी तक प्राप्त हुई है।
तो अन्नागार, जब हम मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ लेते हैं, मोहनजोदड़ो से हमें और भी चीज मिली हुई है। नर्तकी की मूर्ति मैंने आपको बताया कांसे से बनी हुई है। फिर मैंने कहा वही बात कि हो सकता है कल हम लिपि पढ़ लें और हमें पता लग जाए ये नर्तकी की मूर्ति नहीं है बल्कि किसी वो रानी की मूर्ति रही हो, वीरांगना की रही हो, मतलब। लेकिन तब जब हम पढ़ लें, आज तो हम उसकी मुद्रा को देखते हुए यही आकलन करते हैं कि ये नृत्य की अस्थाई मुद्रा है। जब नृत्य करने के लिए लोग स्टार्ट करने के लिए एक अस्थाई मुद्रा बनाते हैं तो उसी की तरह वह जो है वो पॉस्चर में है। डन, ठीक है। आप आगे आइए, आपके बगल, हाँ आप आगे आ जाइए, आ जाइए, इनको बिठाइए। आप इधर होइए और हाँ बैठिए, यहाँ पे बैठिए, इस वाले पे। अरे यहाँ दो अच्छे मित्र का क्लास में बैठना बड़ा अध्यापक के लिए समस्यापूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी भी कहते थे। ये हमारी चर्चाएं पिछली क्लासेस में हो चुकी थी, आज बस अपडेट हो गए। अब हम लोग चन्हुदड़ो की बात करते हैं जो कर चुके थे। मैंने कहा था ना जितना भी साज सज्जा का सामान था वो कहां से पाया गया? चन्हुदड़ो से। डन। अगर मैं स्नानागार बोलूं तो R37 बोलूं तो, उर्वरा की देवी बोल दूं तो, मातृ देवी की मूर्ति बोल दूं तो, मोहनजोदड़ो हम अगर बोल दें अन्नागार, स्नानागार, अच्छा सभा भवन। अच्छा एक बात बताइए, वो जल प्रबंधन की उत्तम व्यवस्था कहाँ थी? धोलावीरा है। बहुत अच्छे। चन्हुदड़ो में ये वक्राकार ईंटें मिली हैं क्या? लिपस्टिक, सीसा, कंघा, मनके का कारखाना कहाँ मिला है? चन्हुदड़ो में मिला है, लोथल में भी। मनके का कारखाना दो जगह से प्राप्त हुआ है, चन्हुदड़ो से भी और लोथल से भी। मन का मतलब समझते हैं? वो मिट्टी से बना हुआ सजावट का सामान, माले वाले पहनने के लिए ना, जो पिरोई जाती थी, गुड़िया जिसे बोल सकते हैं। आज वर्तमान में हम लोग रुद्राक्ष या ऐसे कुछ पहनते हैं ना, तो वैसे ही मन का मतलब आभूषण। तो आभूषण बनाने का कारखाना चन्हुदड़ो में भी है साज सज्जा के लिए, और इसके साक्ष्य हमें लोथल से भी प्राप्त होते हैं। तो जब हम चन्हुदड़ो की बात करते हैं बच्चे, तो चन्हुदड़ो की खोज जो थी वो मजूमदार ने, NG मजूमदार ने की थी। ठीक है, और इन्होंने कहा कि यहां एक नई प्रकार की संस्कृति का विकास हुआ था जिसे हम झूकर संस्कृति या इसी को हम लोग झांगर संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। याद करो, एक बार आपने फलक संस्कृति पढ़ा था, एक बार आपने पैबुल और चापर संस्कृति पढ़ा था, वैसे ही आज चन्हुदड़ो पढ़ते समय आपको झूकर संस्कृति या झांगर संस्कृति के बारे में भी जानकारी हुई। झूंगर या झांगर संस्कृति के बारे में पूछ लिया जाए तो आप तुरंत कहाँ चले जाएंगे? चन्हुदड़ो में चले जाएंगे। आपसे पूछ ले कि इसकी खोज किसने की थी, तो NG मजूमदार ने की थी। आप मजूमदार नाम का शब्द याद रखिएगा। आप 1931 भले भूल जाइएगा, अब ये भूल जाइएगा कि चन्हुदड़ो की खोज जो है 1931 में हुई है ना, वो 1921 और 22 ध्यान रखिएगा। 1921 में हड़प्पा, कौन? दयाराम साहनी, और 1922 में राखल दास बनर्जी, मोहनजोदड़ो। और सर जरा सा 1921 से 10 साल अगर आगे बढ़ेंगे तो 1931 हो जाएगा, और 1931 में चन्हुदड़ो की खोज NG मजूमदार ने की है। तो आपको अगर 1931 चन्हुदड़ो की खोज हुई थी, NG मजूमदार ने की थी, अगर ये आपको भूलने की इच्छा होगी तो आप भूल जाइएगा। ठीक है, चन्हुदड़ो की खोज किसने करी है? NG मजूमदार ने। कब करी है? 1931। ये झूंगर और झांगर संस्कृति भी इसी संबंधित है क्या? ठीक है, झूंगर और झांगर, राइट। मनका बनाने का कारखाना यहां मिलता था क्या? ठीक है, यहां पे जो है एक चीज, ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिला हुआ है। जैसा होता रहा होगा वैसी आकृतियां भी बनती रही होंगी। जैसे मैंने भीमबेटका पढ़ाया था ना, तो जैसे मूवीज बनती हैं, तो मूवीज जैसा समाज चलता रहता है वैसे ही तो बनती, तो वैसे ही उस समय जो चित्र प्राप्त हुए हैं उससे हमें उस समय के समाज की जानकारी होती है। तो उस समय शिकार विकार कहीं ना कहीं ये सब देखे होंगे वो लोग, तभी तो बनाए हुए हैं। तो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान भी कहाँ से मिले हुए हैं?
चन्हूदड़ों से। आप इसे ऐसे याद कर लो ना कि अगर मान लो कोई चीज दीवार पे बना दी जाए तो सजाने के ही तो काम आएगी, तो सजाने के काम आएगी, तो सजावट के सारे सामान कहाँ से मिले? चन्हूदड़ों से मिली है। किसने खोज करी है? NG मजूमदार। वो राखलदास बनर्जी किससे संबंधित है? और दयाराम साहनी। और 1921, 1922, 1931। और सर मनका का कारखाना, उर्वरा की देवी, 837 कब्र, मोहनजोदड़ो, 1922, राखलदास बनर्जी। ठीक है। जुड़वा राजधानी किसको कहते हैं? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता का शहर कौन सा है? अच्छा, भारत में सबसे बड़ा कौन सा है? ठीक है, डन। अच्छा सर, ये स्नानागार, अन्नागार, नर्तकी की मूर्ति, उत्तम जल प्रबंधन, धोलावीरा। अच्छा चलो, चन्हूदड़ों में मनका, बहुत बढ़िया। वक्राकार ईंटें भी मिली है क्या? अच्छा, अलंकृत ईंटें कहां से मिली? कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान में है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये जो चन्हूदड़ो है किस नदी के किनारे है? सिंधु। किस नदी के किनारे? सिंधु। वो अच्छा, वो बताइए सर, ये हड़प्पा किसके किनारे था? रावी। बहुत बढ़िया। और ये मोहनजोदड़ो? सिंधु। और ये सर चन्हूदड़ो? सिंधु। और सर ये मनके का कारखाना, वक्राकार ईंटें, मत और वो नर्तकी की मूर्ति, पशुपति की मोहर, मोहनजोदड़ो। डन। अच्छा, वैसे जरूरी तो नहीं है, लेकिन एक पाइप प्राप्त हुई है मिट्टी से बनी हुई, और वो पकी हुई है। जैसे आज हम लोग प्लास्टिक की पाइप का यूज करते हैं, वैसे पकी हुई मिट्टी से बनी पाइप, यह भी जो है चन्हूदड़ों से ही प्राप्त हुई है। चन्हूदड़ों से ही। अरे सुनो, पकी हुई मिट्टी से बना हुआ पकी हुई पाइप कहीं ना कहीं डेकोरेशन के काम आएगी, ताकि गंदगी ना रहे, साथ साथ अच्छा लगे देखने में। तो हम इसे कहाँ से रिलेट कर लेंगे? चन्हूदड़ों से रिलेट कर लेंगे। तो मन का रिलेट हो जाएगा, वक्राकार ईंटें रिलेट हो जाएंगी, बिल्ली का पीछा करते हुए ना पंजे के निशान रिलेट हो जाएंगे। अच्छा, सीसा गंगा रिलेट हो जाएगा, झूकर और झांगर संस्कृति रिलेट हो जाएगी, वो सिंधु नदी रिलेट हो जाएगी, NG मजूमदार रिलेट हो जाएंगे, राखलदास बनर्जी याद है, और वो दयाराम साहनी याद है, 1921 याद है, 1922 याद है, 1931 याद है। और सर ये सब याद करते करते सर जॉन मार्शल को मत भूल जाइएगा। सर जॉन मार्शल ऐसे व्यक्ति हैं जिनके निर्देशन में खुदाई हो रही। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही खुदाई हो रही है, जिसके अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग जगहों की खोज की है। सबसे पहला शहर हड़प्पा मिलने की वजह से इस सभ्यता को कौन सी सभ्यता कहा गया था? हड़प्पा। चलो बच्चों, लोथल की बात करते हैं फिर। लोथल, लोथल का पहला नाम लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी है। लोथल को लघु हड़प्पा भी कहा जाता है या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसकी खोज जो है वो RS राव ने की थी, सॉरी SR राव ने, RS राव ने नहीं, SR राव ने लोथल की खोज की थी। ठीक है। और ये जो है भोगवा नदी के तट पर है। लोथल किस नदी के तट पर है? भोगवा नदी के तट पर है। इस बात को ध्यान रखिएगा। यही लोथल में ही ना एक गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा कोई और बात नहीं है, पत्तन बोलते हैं इसको। गोदीवाड़ा मतलब पत्तन, ठीक है ना। तो गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहां मिला है? लोथल में। अच्छा, लोथल को ही पत्तन शहर कहते हैं। लोथल वर्तमान गुजरात में पड़ता है। पत्तन शहर का मतलब है वहां पे बंदरगाह मिले हैं, और बंदरगाह मिलने से इतना ही नहीं, वहां पे तो मुद्राओं पे ना नाव का आकार भी मिला है। मुद्राओं पे नाव बनी हुई है। तो मुद्राओं पे नाव बनने का मतलब है नाव लोग जानते थे, और नाव जानते थे तो नाव को घर में तो रखेंगे नहीं, मतलब उसको बंदरगाह भी था, नाव भी थी, तो कहीं ना कहीं लोग मानते हैं कि व्यापार होता रहा होगा। तो व्यापारिक शहर के रूप में भी लोथल का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे ही नहीं, इतिहास में जब और आगे बढ़ोगे ना, तो दो प्रमुख बंदरगाह, एक तो गुजरात ना, और एक इधर पश्चिम बंगाल, यही दो तो जगह होंगी जहां से व्यापार खूब जाता होता रहेगा। ठीक है। भविष्य में जब अंग्रेज आएंगे या उसके बाद विदेशी शक्तियां आएंगी, तो यही दो तो व्यापारिक मुख्य केंद्र होंगे ना, वहां पे बंदरगाह रहेगा और इधर गुजरात में बंदरगाह रहेगा। तो गुजरात का उस समय का जो शहर है वो लोथल है, हड़प्पा के समय का। तो लोथल को ही हम लोग कौन सा शहर क्या बोलते हैं? हाँ, पत्तन शहर बोलते हैं। ठीक है बच्चे, बहुत अच्छा यहाँ पे
व्यवस्था इस तरह से थी कि जहाज के आने की जगह थी, और जहाज जब आती है तो एक्स्ट्रा जल जल आगे ढकेलते हुए जाती है ना, तो जहां पे ब्लॉक्ड था वहां एक दरवाजा बना हुआ था ताकि एक्स्ट्रा जो जल आए वो वहां से निकल जाए। तो अगर धौलावीरा के बाद जल के प्रबंधन की बात कहीं की जाए तो हम लोग कहाँ करेंगे? हम लोग लोथल में कर सकते हैं कि लोथल में भी जल प्रबंधन अच्छा था। वो जो नाव से एक्स्ट्रा जल आया करता था वो जाकर के एक्सेस में निकल जाता था, उधर से दरवाजा बना दिया गया था। ठीक है, नॉट इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर, याद करने की जरूरत नहीं है, बस जान के रखिए कि जहाज आती थी तो पानी भी लाती रही होगी, और पानी जो रहेगा अगर आगे से निकल ना पाए तो टूट नहीं जाएगी, दीवार टूट जाएगी, तो उसके लिए उन्होंने दरवाजे बना रखे थे। लोथल जो है इसको पत्तन शहर के रूप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है, महत्व मिलता है। जितनी बार मिलता है पत्तन शहर कौन? तो लोथल। ये प्रश्न खूब आया है। लोथल एक चीज के लिए और जाना गया है, लोथल में जो है युग्म समाधियां मिली हैं, एक साथ एक से ज्यादा लोगों का दफन ना। और सबसे बड़ी बात यहां मिली युगल समाधि। युगल मतलब पति पत्नी साथ में, मतलब एक मेल एक फीमेल साथ में दफन हुआ मिले। तो कुछ लोग यह भी कहते हैं आज के अनुसार कि शायद सती प्रथा रही होगी उस समय। सती प्रथा रहने के कारण ही ऐसा होता था कि जब पुरुष की डेथ हो जाए तो महिला जो है वो सती हो जाया करती थी, तो हो सकता है उनकी डेड बॉडी को साथ में ही दफनाया जाता रहा हो। तो अभी साक्ष्य नहीं मिला है कि सती प्रथा था कि नहीं था, लेकिन अनुमान है। तो ये जो लोथल जगह है यहाँ पे युग्म समाधियां भी मिली हैं, जिससे यहाँ पर सती प्रथा का अनुमान लगाया जा सकता है। अगर कल कोई आपसे पूछ ले कि हड़प्पा सभ्यता के कौन से शहर में सती प्रथा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं या उसके अनुमान लगाए जा सकते हैं, तो कहाँ? लोथल। और वो बंदरगाह कहाँ मिला है? और सर वो उर्वरा की देवी कहाँ मिली है? R37 कहाँ मिला है? अन्नागार कहाँ मिला है? सबसे बड़ा शहर कौन सा है भारत में? सबसे बड़ा कौन सा? जल प्रबंधन दो जगह से मिल रहा है, धौलावीरा और लोथल। युगल समाधि कहां से मिली? मनके का कारखाना कहां से मिला? चन्हुदड़ो। लेकिन साथ ही साथ अगर कभी मिले तो चन्हुदड़ो की तरह ही मनका बनाने का साक्ष्य यहां भी मिला हुआ है, लोथल में भी। तो लोथल में तीन बातें याद रखनी है, बंदरगाह ना, नंबर 2 मनके का कारखाना, नंबर 3 युगल समाधि, एक साथ मेल फीमेल बरीड थे। तो सती प्रथा का साक्ष्य ऐसे जोड़ लो, सती प्रथा के साक्ष्य मतलब कि युगल समाधि, साथ में बंदरगाह का शहर पत्तन शहर, नंबर 3 मनका बनाने का कारखाना। अच्छा, मनका बनाने का कारखाना पूछ ले तो चन्हुदड़ो चले जाना, लेकिन अगर चन्हुदड़ो की तरह कहीं और मिला है तो लोथल। एक से ज्यादा स्थान दे दे तो दोनों जगह मिला हुआ है, कोई दिक्कत? अच्छा, इसकी खोज किसने करी है? SR राव। सर वो SR राव कह दे तो कौन से शहर चले जाओगे? और सर NG मजूमदार कह दे तो? और सर वो राखल दास बनर्जी कह दे तो? और अगर हम आपको दयाराम साहनी बोल दे तो? हड़प्पा पहला शहर बोल दे तो? स्नानागार बोल दे तो? नर्तकी की मूर्ति बोल दे तो? पशुपति नाथ की मुद्रा बोल दे तो? दाढ़ी वाले साधु की मूर्ति? अच्छा, समझ रहे? रिलेट कर लेंगे, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। और सुनो, इसके बाद आता है कालीबंगा। कालीबंगा सबसे पहले तो ध्यान रखना है राजस्थान। कहां पे है? राजस्थान में ये जगह है। कालीबंगा का वास्तविक मतलब ही होता है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा मीन्स काले रंग की चूड़ियां, ठीक है। स्थान कहाँ है, किस जगह पाया जाता है? राजस्थान। अच्छा, राजस्थान में भी ना कभी कभी जिला पूछ लेता है, तो गंगानगर। राजस्थान का कौन सा जिला? गंगा। अरे वो पंजाब का मोंटगोमरी याद है? पंजाब का मोंटगोमरी जिला, ठीक है। ऐसे ही आप देख लेंगे इसको, राजस्थान का कौन सा? गंगानगर, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? थोड़ा सा जिले को भी रिलेट कर लीजिए। भोगवा नदी किससे संबंधित थी? लोथल। लोथल किससे? गुजरात, और गुजरात में ही अहमदाबाद है ना। तो जब कभी कल आपसे अहमदाबाद पूछ ले तो आप लोथल चले जाना, और जब कभी आपसे गंगानगर पूछ ले तो कालीबंगा चले जाना, ठीक है। ऐसे ही जब कभी आपसे सिंध प्रांत पूछ ले ना तो कहां चले जाओगे? सिंध प्रांत, हड़प्पा भी चले जा सकते हो ना, और साथ में चन्हुदड़ो भी जा सकते हो ना, सिंध प्रांत में मिला हुआ है, ठीक है, ओके। अच्छा, आपसे कभी पूछ ले सिंध प्रांत का लरकाना जिला मोहनजोदड़ो। सिंध प्रांत का कौन सा जिला?
लरकाना। चलो अभी समअप कर लेंगे लास्ट में आते आते। लेकिन जैसे मैं लरकाना जिला पूछ लूँ तो, और सर मैं अहमदाबाद पूछ लूँ तो लोथल, और सर मैं वो गंगानगर पूछ लूँ तो कालीबंगा, और सर अगर ये बताइए कि मैं जो है मनके का कारखाना पूछ लूँ तो, और सर मैं माउंट गोमरी जिला पूछ लूँ तो हड़प्पा, और सर अगर मैं लरकाना पूछ लूँ तो मोहनजोदड़ो। माउंट गोमरी, हड़प्पा, लरकाना, अहमदाबाद, लोथल, गंगानगर, माउंट गोमरी, दयाराम साहनी, राखल दास बनर्जी, SR राव, हाँ NG मजूमदार, चनुदड़ो। याद हो रहा है कुछ? रिपीट करो, बार बार रिपीट करोगे याद हो जाएगा। सर कालीबंगा कहाँ है? हाँ सर, इसकी खोज जो है 1951 में हुई है, अमलानंद घोष ने करी है। अमलानंद घोष, ए घोष कहते हैं इनको, अमलानंद घोष भी याद रखिए, या ए घोष, ठीक है। अमलानंद घोष के द्वारा 1951 में एक शहर की खोज हुई, जिस शहर का नाम क्या है? हाँ कालीबंगा है, ठीक है। हाँ 1951, अगर आपको ध्यान हो तो पहला संविधान संशोधन भी तो 1951 में ही हुआ था ना। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? अरे 11वीं तो 92, 9वीं, कौन सी? 9वीं। हाँ 10वीं 85 में, 11वीं 12वीं 92 में, ठीक है। चलो वापस आओ, 1951 में ही एक जो है खोजा गया कालीबंगा, ठीक है। चलो भाई, कालीबंगा में जो है एक तो जुता हुआ खेत मिला है, जुता हुआ खेत का साक्ष्य, पहली चीज। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य जो है वो कहां से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे मिली हुई है, अलंकृत ईंटें, सजी हुई ईंटों के साक्ष्य। देखो अलंकृत ईंटों के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा। और वक्राकार ईंटों के? चन्हुदड़ो। बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ यहां से अग्निकुंड और वेदिकाएं भी मिली हैं, आयताकार 4 कोने की अग्निकुंड। तो अग्निकुंड यज्ञ के साक्ष्य भी कहां से? कालीबंगा से। चूड़ियों भी कहां? चूड़ी के कारखाने कालीबंगा। जुता हुआ खेत कालीबंगा। जौ, जौ आज भी वहां पे जौ मिलते हैं, कहा जाता है वो यज्ञ के साक्ष्य हैं। जले हुए जौ मिलते हैं, तो उससे मतलब खुदाई में लोग जब खुदाई कर रहे थे तो उन्हें जले हुए जौ मिले हुए हैं। तो जौ जले हुए मतलब कि हवन होता रहा होगा, ऐसा मान्यता है। तो कालीबंगा में हवन के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं और वहां पर वेदिकाएं भी मिली हैं। डन? कोई दिक्कत? तो सर व्यक्ति कौन थे जिन्होंने कालीबंगा की खोज की है? ए घोष। कौन? ए घोष। अच्छा सर वो राजस्थान में कौन सी नदी है? हाँ तो कौन सी किनारे हो जाए? कौन सी नदी किनारे? घग्गर। बहुत बढ़िया। हाँ कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि सरस्वती का ही नाम घग्गर हो गया है, मान्यता है ना। लेकिन आप सरस्वती का नाम घग्गर हुआ है नहीं हुआ इस बात पे विचलित मत होइए। आप ये याद रखिए कि भोगवा पूछे तो लोथल चले जाना, घग्गर पूछे और सर लरकाना पूछे मोहनजोदड़ो चले जाना, और सर माउंट गोमरी पूछे हड़प्पा चले जाना, अहमदाबाद पूछे लोथल चले जाना। कुछ याद आया? ए घोष पूछे तो, और सर SR राव पूछे तो। समझ पा रहे हो? ठीक है, रिपीट करिए, धीरे धीरे चीजें याद हो जाएंगी ना। कालीबंगा में एक खोपड़ी मिली है बच्चे की, उसमें ना 6 छेद हैं। तो लोग ऐसा मानते हैं कि तंत्र विद्या भी रही होगी। आज के समय में भाई, आज के समय में खोपड़ी ओपड़ी का प्रयोग, ऐसे ही नरकंकाल का प्रयोग उसी के लिए होता है, तो इसी को शल्य क्रिया बोलते हैं ना। तो ऐसा भी मानते हैं कि शल्य क्रिया नॉट इंपॉर्टेंट, ऐसे ही बता दे रहे हैं। मान लीजिए अगर कल आपसे रिलेट ही करना चाहे तो ध्यान दे लेंगे कि शल्य क्रिया के जो उदाहरण हैं वो प्राचीनतम उदाहरण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले। तो भैया ये यज्ञ, हवन, शल्य क्रिया, चूड़ी, जुता हुआ खेत, अलंकृत ईंटें, राजस्थान, घग्गर, कालीबंगा सब एक है। और सर वो लरकाना, मोहनजोदड़ो, स्नानागार, अन्नागार,
नर्तकी, साधु ना, ये सब एक हैं, ये सब एक साथ याद करने हैं। ऐसे ही R37 ना, हड़प्पा और दयाराम साहनी, मोंटगोमरी, ये सब एक हैं। ऐसे ही सर लोथल, अहमदाबाद, भोगवा, युगल समाधि ना, बंदरगाह, ये सब एक है। और सर वो चनहुदड़ो, और सर सिंधु नदी ना, और सर मनका, वक्राकारीटे, समझ रहे हैं, ये सब एक है। तो ऐसे रिलेट करते करते पढ़ोगे तो चीजें सॉल्व हो जाएंगी। सबसे बढ़िया तो ये है कि अगर क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, तो जिसके पास क्वेश्चंस हो उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो सबसे बेस्ट रिकवरी वहीं से होगी। बट ऐसे तो ठीक है, याद करते रहेंगे। हाँ सर, कालीबंगा, वैसे तो लगभग पूरी सभ्यता पक्की ईंटों से बनी हुई है, लेकिन कालीबंगा में कच्ची ईंटों के घर के भी साक्ष्य मिले हैं। हमारी सभ्यता हड़प्पा जो है वो मैक्सिमम पकी हुई ईंटों से बनी हुई है, ठीक है, पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ है। लेकिन कालीबंगा जो है वो कच्ची ईंटों के मकान के भी साक्ष्य हुए हैं, ठीक है। और कच्ची ईंटें जो है अलंकृत भी की गई हैं। अलंकृत करने का मतलब है, हाँ, सजाए गए हैं, मतलब बेहतर तरीके से सजाए गए हैं। देखो, अगर कोई पूछ ले कि कहां पे स्पष्ट जल निकासी नहीं दिखी, तो यही कालीबंगा एक जगह है जहां पे नाली वाली व्यवस्थित नहीं दिखी है। तो जल निकासी की सबसे बदतर व्यवस्था अगर कहीं मिली है तो वो कहां पे, कालीबंगा। कहीं नाली वाली के साक्ष्य मिले ही नहीं, बाकी हर जगह मिले हैं। धौलावीरा में तो बहुत बढ़िया मिला है ना, लोथल में भी कहीं ना कहीं जल प्रबंधन मिला है। लेकिन कालीबंगा एक ऐसी जगह है जहां पे जल प्रबंधन का अभाव, उसका नालियों का या शहरी जल निकासी प्रणाली नहीं थी। अगर पूछ ले कि कोई ऐसा शहर जहां पे जल निकासी पद्धति अभाव में थी या कम डेवलप्ड थी, वो कौन सी है, कालीबंगा। और सर वो जौ, हवन, चूड़ी ना, सर याद आ रहा है, चलो बहुत बढ़िया। सर अब आते हैं बनावली। बनावली हरियाणा में है। कहाँ है, हरियाणा। हरियाणा का एक जिला है जिसका नाम है हिसार। क्या नाम है, हिसार। वो सर मोंटगोमरी याद है, बताओ। और लरकाना, और सर अहमदाबाद, और सर वो गंगानगर, कालीबंगा। हाँ ठीक है, ठीक, याद दिलाओ। और सर अभी जो बताया था बनावली, हिसार जिला। कहाँ है, हिसार, ठीक है, रिलेट कर लोगे। चलो बहुत बढ़िया। सरस्वती नदी के किनारे है सर, कौन सी नदी, हाँ, घग्गर क्या बताओगे, सिंधु, मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो। और रावी सर, और सर चिनाब, मांडा, प्रवरा, दैमाबाद, हिंडन, आलमगीरपुर, ठीक है। और सर घोड़ा, सुरकोटडा, गुजरात ना। घोड़े का साक्ष्य मिला है, हालांकि विवादित है, जबड़ा मिला हुआ है, लेकिन लोग कह रहे हैं ये घोड़े का है और कुछ लोग कह रहे हैं घोड़े का नहीं है। तो घोड़ा विवादित पशु है हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है सर। चलो, बनावली सर कहाँ है, हरियाणा। कौन से जिले में है, हिसार। किस नदी किनारे है। और सर इसकी खोज करने वाले व्यक्ति का नाम अगर आप भूल गए तो इसे पाप की श्रेणी में गिना जाएगा। R.S. विस्ट, बहुत बार पूछा गया। R.S. विस्ट ने इसकी खोज की थी। यहां से सर मिट्टी का बना हुआ हल मिला है, बढ़िया किस्म की जौ प्राप्त हुई है। जली हुई जौ कालीबंगा में मिली है, लेकिन बढ़िया किस्म की जौ कहां मिली है, हाँ शायद यहीं से ले जाते रहे होंगे। जल निकासी पद्धति यहां भी नहीं है भाई, जल निकासी पद्धति का अभाव है। जैसे कालीबंगा में नहीं था वैसे ही यहां पर भी नहीं है। हाँ, एक तो ढांचा मिला है यहाँ पे अर्धवृत्ताकार, पूरा वृत्त नहीं है, अर्ध, ऐसा गुम्बज टाइप का ना। कुछ लोगों की मान्यता है ये टूटा हुआ है एकदम,
तो लोग ऐसा मान रहे हैं कि हो सकता है ये मंदिर वंदिर रही हो, लेकिन तोड़ दी गई हो या टूट गई हो या खराब हो गई हो। तो बनावली में एक ढांचा प्राप्त हुआ है जिससे शायद मंदिर होने का साक्ष्य प्राप्त हो सकता है, लेकिन कहानी फिर वहीं अटक जाती है कि इसकी लिपि चित्रात्मक है और चित्रात्मक लिपि हम पढ़ नहीं पाते हैं, और न पढ़ पाने की वजह से हमको ये पता ही नहीं लग पा रहा है कि वो सच में था क्या। हिसार किससे संबंधित है? हरियाणा, बनावली। हाँ? प्रमुख चीज यहां से मिट्टी से बने हुए हल, अच्छी किस्म का जौ, और एक इमारत जिसे मंदिर समझा जा रहा था कि शायद यहां पे एक आध मंदिर रही हो। डन। सर अगला जगह है धौलावीरा। अगली शहर के बारे में बात करने जा रहे हैं और जो कि है धौलावीरा। यह गुजरात के कच्छ जिले में है। तो पहली बात तो गुजरात याद रखेंगे, फिर कच्छ याद रखेंगे, जैसे हरियाणा के साथ हिसार याद रखते हैं, जैसे लोथल के साथ बोलो अहमदाबाद याद रखते हो, जैसे गंगानगर के साथ कालीबंगा या कालीबंगा के साथ गंगानगर राजस्थान याद रखते हो, ऐसे रिलेट किया करो। ठीक है। तो सर धौलावीरा गुजरात का कच्छ रीजन है। कच्छ वही जहां पर आज भी जंगली गधे पाए जाते हैं। अगर कभी पूछ लिया जाए कि जंगली गधे भारत में कहाँ पाए जाते हैं तो गुजरात में, और गुजरात में भी कौन सा रीजन? कच्छ। कच्छ का ही रीजन है जो पाकिस्तान और भारत के बीच में सीमा विवाद खड़े किए हुए हैं, क्योंकि वो पूरा का पूरा दलदल का क्षेत्र है। हमारे झंडे जो है वो जब ठंड का मौसम होता है तो वो एकदम भारत की सीमा पर रहते हैं, लेकिन जब बारिश हो जाती है तो बहुत ज्यादा पानी भर जाता है, तो भारत का झंडा जो है वो 1.5-2 किलोमीटर पीछे चला जाता है। तो जहां तक भारत का झंडा उस वहां तक भारत का अधिकार। तो पाकिस्तान इस बात पे हमेशा से कंट्रोवर्सी बना रहा है कि गुजरात के कच्छ के रीजन को, विवाद को निपटाया जाए। हम कहते कोई हम थोड़ी ढकेल के ले जाते हैं, तो हम जब ढकेल के नहीं ले जाते तो भाई हम इसको निपटा भी नहीं सकते। जैसे आप गंगा पार जब सुनते हैं तो गंगा पार बदलता रहता है। अगर पानी गंगा जी का इतना ही बचा है तो आधा पानी के बाद गंगा पार लागू हो जाएगा, कौसाम्बी हो जाएगा। और अगर पानी बहुत दूर तक फैला हुआ है तो उसका आधा कर लो, जहां आधा आएगा वहां से गंगा पार रहेगा। तो ये आज भी हमारे यहाँ गंगा नदी को आधे में कंसीडर करेंगे तो गंगा पार तब कंसीडर होगा जब आधे, पानी कम है तो क्षेत्र सिकुड़ जाएगा या बड़ा हो जाएगा ना, और पानी ज्यादा है तो किसी न किसी क्षेत्र में इंक्रोचमेंट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो जो सीमा निर्धारण है वो गंगा को अगर बनाया जाए तो गंगा अगर मान लीजिए आज यहाँ बह रही है, कल अगर 100 मीटर उधर बहेंगी तो निर्धारण तो उसी के आधार पे होगा। तो ये कच्छ का रीजन वही है जो विवाद में रहता है। सर धौलावीरा सबसे जरूरी चीजों के लिए जो जाना जाता है ना, वो है, पहले तो इनके खोजकर्ता का नाम याद कर लीजिए, जेपी जोशी। जेपी जोशी। सर वो जेपी जोशी को याद करते करते RS वेस्ट और हरियाणा को मत भूल जाइएगा। ठीक है। और सर जेपी जोशी बराबर धौलावीरा। अच्छा सुनो, बहुत टेंशन मत लेना कि नहीं नहीं सब याद हो जाए एक फिंगर टिप पे, कुछ याद वाद नहीं होता। एक अच्छी बात है, जितनी ज्यादा बार रिपीट कर सको उतनी ज्यादा बार रिपीट करो। बस आपको विकल्प देखते ही क्लियर हो जाएगा कि ये इनके साथ है, ये इनके साथ है ना। और धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते ना खुद ही एक लॉजिक जो है वो कहीं ना कहीं ऐड हो जाएगा। आप खुद ही, जैसे अगर RS विस्ट देखते हैं तो विस्ट जो है कहीं ना कहीं वाह है, और वाह और बा को हम रिलेट कर लें तो बनावली विस्ट से हो जाएगा। बनावली और विस्ट रिलेट कर गए कि नहीं? तो बनावली और विस्ट रिलेट कर गए। समझ रहे हैं? तो 2-4 याद करने पड़ेंगे, 2-4 धीरे धीरे याद हो जाएंगे। इट इज अ प्रोसेस, लर्निंग इज अ प्रोसेस। आप इसे अगर सोचें कि एक बार में पूरा याद हो जाएगा तो भाई आप फिर फेल हो जाएंगे। मतलब अपने विचार में कि आपको एक बार में याद नहीं होगा। आप क्या करो, मल्टीपल टाइम रिवाइज, और आप कुछ नहीं भूलते हो। आपने जितना कुछ पढ़ा है ना सब आपको याद है। जब विकल्प वहां पे 4 आएगा ना तो 4 विकल्पों में से एलिमिनेट भी कर लोगे और सही उत्तर भी लगा लोगे। डन। तो ये सब टेंशन मत लिया करो कि हमको कुछ भूल रहा है, कुछ नहीं भूलते आप जीवन में। सारा खेल रिवीजन का है। रिवीजन करते रहोगे तो फ्रंट में रहेगा, रिवीजन करना बंद कर दोगे तो वो दूसरे कॉलम में चला जाएगा। अब उस कॉलम से यहां तक खींच लाने में थोड़ी तो मेहनत पड़ेगी। ठीक है। तो पढ़ने पे विश्वास रखिए, ना कि याद करने पे। मैक्सिमम टाइम रिवीजन। मैं तो कहूंगा
बेस्ट मेथड इज रिवीजन। जब समय पाओ रिवाइज करो। और सुनो, पढ़ने में अगर 4 महीना लगेगा तो रिवीजन करने में 5 घंटे लगेंगे बस। जिस विषय को पढ़ोगे 4 महीने में, उस विषय को रिवीजन केवल 5 घंटे में हो जाएगा। तो अगर तुम्हें सारे जीएस एक बार पढ़ लो और उसकी नोट्स बना लो, तो जब मन करे तब रिवीजन कर लोगे। नहीं कर पाओगे, ध्यान रखा करो। चलो, तो बनावली के बारे में आपने जान लिया। धोलावीरा के बारे में आप ध्यान दे लीजिए। आर.एस. विस्ट नाम के व्यक्ति को आप ध्यान रखिएगा। धौला का अर्थ होता है, या धौलावीरा का अर्थ होता है, ठीक है, व्हाइट वेल, सफेद कुआं। धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ सफेद कुआं माना जाता है, ठीक है। यह नगर 3 भागों में विभाजित था, ये इसकी विशेषता है। धौलावीरा 3 भागों में बटा हुआ शहर था, ठीक है। अगर भारत के बारे में बात करें तो भारत में ये दूसरा सबसे बड़ा शहर है। पहला राखीगढ़ी और दूसरा धौलावीरा हो जाता है। डन। चलो, राखीगढ़ी हरियाणा, ठीक है। हाँ जी, यहां सबसे बड़ी जो जरूरी बात आपको प्राप्त हुई है वो है जल प्रबंधन, जल संरक्षण की तकनीक। अगर उत्तम जल प्रबंधन या जल संरक्षण की बात की जाए तो कहां चले जाएंगे? हाँ, और जल से रिलेटेड हमारे पास लोथल भी है ना, लेकिन वो जल संरक्षण नहीं है, जल प्रबंधन है। भाई, जल एक्सेस जाए और उधर से निकल जाए, ये व्यवस्था लोथल में भी थी, लेकिन अगर जल प्रबंधन की बात की जाए तो सबसे बेहतर कहां है? धौलावीरा में है। इस बात को ध्यान रखिएगा। उन्होंने क्या किया था, एक्चुअली बांध बनाए थे, जलाशय बनाए थे, और उसमें पानी इकट्ठा कर लेते थे बारिश का ना। तो बारिश के पानी को इकट्ठा कर लेने से इसको बोलते हैं कि जल का संरक्षण सबसे ज्यादा करते थे वो लोग, ठीक है। तो सबसे उत्तम व्यवस्था और कहीं नहीं मिला है, बांध और ये क्या कहते हैं, तालाब, लेकिन धौलावीरा में मिला है। इसीलिए धौलावीरा एक बहुत ही मतलब उत्तम जो है जल प्रबंधन की व्यवस्था देता है। धौलावीरा, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? और सर किसने इसकी खोज की थी? ठीक है, बहुत बढ़िया। एक शिलापट ऐसे मिला हुआ है, उसमें ना 10 अक्षर मिले हैं, अल्फाबेट कह लो, लेटर कह लो। तो 10 अक्षरों का लिखा हुआ ना संकेत, 10 संकेत के अक्षर जो हैं ग्रुप में यहीं पर प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा एक ऐसी जगह है जहां 10 संकेत पाए गए हैं, मतलब एक ऐसा लेख है उस पर 10 संकेत, 10 चित्र बने हुए हैं, संकेतक। तो ऐसा माना जाता है कि ये शायद उस लिपि के भाग रहे होंगे, ठीक है। तो ये प्राप्त कहां से होता है? सर, यहां पर एक पत्थर की नेवले की मूर्ति मिली है, पत्थर से बनी हुई नेवले की मूर्ति। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि पॉलिशदार सफेद पत्थर भी यहीं पर प्राप्त हुए हैं। पॉलिशदार पत्थरों से बनी हुई नेवले की मूर्ति, पॉलिशदार पत्थर, ये सभी कहां से प्राप्त हुए हैं? दौलत। आपको यहां से क्या नहीं भूलना है? तो उत्तम जल प्रबंधन नहीं भूलना है, जोशी साहब को नहीं भूलना है, ठीक है। और ये सब सन नहीं याद करना है कि 67-68 में खोज हुई थी ना, पढ़ते रहोगे, धीरे धीरे याद हुआ तो सही, नहीं याद हुआ तो सही। डन। मुझे लगता है अगर आप इसको चौथी, पांचवी और छठी बार पढ़ रहे होंगे तो शायद याद हो जाए। 1-2 बार यहां से पढ़ रहे हो, फिर बुक का सहारा लोगे, बुक से पढ़ोगे, तो चौथी, पांचवी बार पढ़ते समय चीजें हो सकता है आपको और बेहतर याद होती जाए। अभी इतना भी ध्यान रखोगे तो चलेगा। इसके साथ साथ बहुत सारे छोटे स्थल भी मिले हैं। समय कितना बचा है आज के लिए? ठीक है। जैसे एक जगह है सुतका गेंडोर, ये जो है दाश्क नदी के किनारे है। तो आपसे अगर कल सुतका गेंडोर पूछ ले तो कौन सी नदी? दाश्क नदी पूछ लेंगे। सर वो मोंटगोमरी जिला पूछ ले तो, और सर रावी नदी पूछ ले तो, और सिंधु पूछ ले तो, और सर वो गंगानगर पूछ ले तो, और सर वो घग्गर पूछ ले तो, सर वो सरस्वती पूछ ले तो, सर हिसार पूछ ले तो, हरियाणा पूछ ले तो, बनावली ना। वो सबसे सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो, स्नानागार पूछ ले तो,
अन्नागार पूछ ले तो, नर्तकी की मूर्ति पूछ ले तो, पशुपति की मुद्रा पूछ ले तो ना, और उर्वरा की देवी पूछ ले, R37 पूछ ले, मनके का कारखाना पूछ ले, चनुदड़ो, उत्तम जल प्रबंधन पूछ ले, बंदरगाह का शहर पूछ ले, लोथल गुजरात में है क्या? गुजरात में है। कौन सी नदी? सर वो उत्तरी पॉइंट कौन सा है? चिनाब नदी है क्या? दक्षिणी दैमाबाद है क्या? प्रवरा है क्या? हिंडन आलमगीरपुर रिलेटेड है? अच्छा सर, वो सर दास्क नदी, सुतका गेंडोर, पश्चिमी सबसे पॉइंट ना। अच्छा वो सुरको टडा याद है क्या? सुरको टडा में क्या विवादित है? और सर ऐसे ही ना रोपड़, रोपड़ एक इंपॉर्टेंट जगह है। रोपड़ वैसे तो देखा जाए पंजाब प्रांत में है, किस नदी के किनारे है? सतलज। तो सर रोपड़ पूछ ले तो, सिंधु पूछ ले तो, मोहनजोदड़ो और चन्हुदड़ो, रावी पूछ ले तो, चिनाब पूछ ले तो, और आलमगीरपुर पूछ ले तो। बहुत बढ़िया। तो सर रोपड़ की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी, ये रट लो। रोपड़ भारत के पंजाब प्रांत में है, सतलज नदी के किनारे है, यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की है। यही रोपड़ एक जगह है जहां आदमी और कुत्ते को साथ में दफनाया पाया गया है। एक कब्रिस्तान में मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य कहां मिला है? रोपड़। रोपड़ वैसे पंजाब प्रांत में है, ठीक है, और सतलज नदी के किनारे है, ठीक है। इसी का आधुनिक नाम रूपनगर भी है। रोपड़ को ही क्या कहते हैं? रूपनगर। कह दिया जाए रूपनगर का प्राचीन नाम क्या था? रोपड़ था। क्या था सर? एक राखी गढ़ी, घग्घर नदी। सर राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा। और सर एक घग्घर नदी आपने और अभी पढ़ा था ना। आप मुझे कल बताइएगा कि घग्घर और घाघरा दोनों एक हैं या अलग अलग? कल बताइएगा, आराम से ढूंढिएगा, कोई दिक्कत नहीं। सर ये मनुष्य के साथ कुत्ता दफनाया गया है, और सर ये युगल समाधि मिली है कहीं, और सर ये पत्तन शहर, मनके का कारखाना, और सर ये सिंधु नदी, सर ये माउंट गोमरी जिला। बहुत बढ़िया। राखी गढ़ी कहाँ है सर? हरियाणा, ठीक है। कौन सी नदी के किनारे? हाँ ठीक है। सूरज भान ने इसकी खोज की थी, बट नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, बस इतना ध्यान रखना, सबसे बड़ा शहर है। सुरकोटडा, सुरकोटडा गुजरात, सुरकोटडा गुजरात। विवादित चीज मिली है, घोड़े के अस्थि पंजर। खोज जेपी जोशी ने करी है। जोशी साहब वही हैं जिन्होंने खोज किसकी करी थी? धौलावीरा, ठीक है। तो जेपी जोशी, सुरकोटडा, ठीक है ना, सुरकोटडा। और सर घोड़े का विवादित जो साक्ष्य है वो कहाँ मिला है? हाँ जेपी जोशी। सर आलमगीरपुर जानते हैं ना, मेरठ जिला, हिंडन नदी, ठीक है ना। मांडा जानते हैं सर? चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में है सर, अखनूर तहसील में है। अखनूर तहसील, अखनूर वहीं का जगह है। अखनूर पूछ ले तो जम्मू कश्मीर चले जाना। जम्मू कश्मीर चले जाना मतलब मांडा चले जाना। मांडा चले जाना मतलब चिनाब नदी के पास में चले जाना, ठीक है। चलो सर हाँ जी, आलमगीरपुर हिंडन नदी, हिंडन नदी मेरठ, मेरठ मेरठ। चलो सर बताओ, वो सुतका गेंडोर, दास्क नदी पश्चिमी बिंदु, घोड़े के साक्ष्य, सुरकोटडा। सर ये मनके का कारखाना,
वक्राकार ईंटें, अलंकृत ईंटें, जौ के साक्ष, अच्छे किस्म के जौ के साक्ष, बनावली, बनावली, वो मिट्टी के खिलौने, बनावली, और सर वो काले रंग की चूड़ियां, और सर सफेद कुआं, और सर उत्तम जल प्रबंधन, पत्तन शहर, मोंटगोमरी, लरकाना, सिंध प्रांत, और सर ये गंगानगर, और सर ये मेरठ, आलमगीरपुर, सर ये चिनाब, सर ये दास्क नदी, सर ये भोगवा नदी, लोथल, सर ये प्रवरा नदी, सर ये चिनाब, सर ये सतलज, हाँ रोपड़, सर ये भोगवा, ठीक है। तो घर पे क्वेश्चंस ढूंढने का कोशिश करिएगा। 10 में से अगर आपको 7-8 आ जाते हैं, 2-3 नहीं आते, तो ये लर्निंग है, वो 2-3 को क्या कर लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। कल मिलेंगे इसी की रिटन वर्क के साथ ना, कल इसको लिखवा देंगे और साथ में कुछ क्वेश्चंस की भी बातचीत करेंगे। अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी इसकी ढेर सारी विशेषताएं हैं, मैंने केवल अभी 6-7 शहर बताए हैं, ठीक है। तो कल और चर्चा होगी। ये बताइए, इसको सुनने के बाद चीज़ें थोड़ी जान पहचान की लग जाती हैं कि नहीं? मुझे लगता है ना, क्लास करने के